नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद पूरे विश्व में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। हर सिर्फ एक ही बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिर इस नए वेरिएंट से कितना खतरा है। वैज्ञानिक इस वेरिएंट के बारे में पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कितना ज्यादा खतरनाक है। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से खतरनाक तो है, लेकिन उससे उस तरह की तबाही नहीं होगी जैसे भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देखने को मिली थी। और इस नए वेरिएंट ने लोगों को दहशत में अब लाकर के खड़ा कर दिया है। अलग अलग देशों में विदेशों से आने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। भारत सरकार ने भी तत्काल फैसला लेते हुए सभी एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी है। सभी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन इन सबके बीच यूपी से एक अच्छी खबर सामने आई है। यूपी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण का आंकड़ा 16 करोड़ के पार तक पहुंच चुका है। प्रदेश में अब तक 11.14 करोड़ लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज और इसमें से 4.94 करोड़ लोगों ने दोनों डोज लगवा ली है। और अब तक देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगाई गई है। आज हम बड़ी बहस में यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह वैक्सीन इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में कारगर है, और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के वैक्सीन से बचाव के लिए इस देश और प्रदेश में क्या क्या करने के उपाय किए जा रहे हैं, क्या क्या काम किए जा रहे हैं और जा सकता है, ये सभी चीजें समझेंगे। चलिए अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीरें और चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। झारखंड में 15 दिन में विदेश से आए लोगों को ट्रेस कर जांच की गई है और छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट पर विदेश से आने वालों की निगरानी की जा रही है। पंजाब में हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों की सख्त मॉनिटरिंग के आदेश दिए गए हैं। वहीं यूपी में तमाम जिलों को टेस्टिंग बढ़ाने और विदेश से आने वालों की निगरानी इस दौरान की जा रही है। यानी कि पूरी तरीके से निगरानी है और साथ ही साथ ओमिक्रॉन से जंग की तैयारी है। लेकिन यह माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत हद तक घातक है और इसी नए वेरिएंट से लड़ने के लिए अब तैयारी नए स्तर पर क्या शुरू करने की जरूरत है। क्या इस पर अभी तक की जो वैक्सीन भारत में निर्मित की गई या दुनिया के अलग अलग देशों में जो वैक्सीन निर्मित की गई है, क्या वो इस नए वेरिएंट पर कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि इस ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के खतरे में नजर आते हैं। तो जरा आप ये भी समझिए कि ओमिक्रॉन कितना ज्यादा खतरनाक है। तो आप ये भी समझिए ओमिक्रॉन से वैश्विक संक्रमण का बहुत ज्यादा खतरा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेंट की संख्या बहुत ज्यादा है और म्यूटेशन की संख्या ज्यादा होने से ओमिक्रॉन में महामारी को विकराल बनाने की क्षमता भी है। हाई म्यूटेशन की वजह से आबादी के बड़े हिस्से को यह नया वेरिएंट संक्रमित कर सकता है। तो ओमिक्रॉन सेहत के लिए कितना घातक है अभी इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन इसका म्यूटेशन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में एक बड़े तबके को संक्रमित करने के लिए ये जो नया वेरिएंट है ये माना जा रहा है कि बहुत हद तक ये प्रभावित कर सकता है। और इसीलिए सबसे पहले समझने की यहां पर यही कोशिश है कि कैसे इससे बचा जा सकता है। और आपके जहन में भी एक बड़ा सवाल यही होगा कि इस वायरस से निपटने के लिए, इस वायरस से लड़ने के लिए जो भारत निर्मित वैक्सीन है या दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा निर्मित जो वैक्सीन है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो जिस पर शोध किया गया था और शुरुआती कोरोना का जो चीन के वायरस जो सामने आया था उसके आधार पर जो एक्सपर्ट्स की टीम है, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप किया था। लेकिन क्या वाकई में उन सभी वेरिएंट पर ये जो भारत निर्मित वैक्सीन है या तमाम दूसरी वैक्सीन है वो कारगर साबित हो सकती है? क्या एक बार फिर से लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है? क्या एक बार फिर से एहतियाती तौर पर दुनिया के अलग अलग देशों से जहां पर ज्यादा खतरा है, क्योंकि यहां पर यह माना जा रहा है कि अफ्रीका के ऐसे कई देश हैं जहां पर ये बहुत हद तक तबाही मचा चुका है, आने वाली जो लोग हैं, वहां से आने वाली जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, कम से कम उन पर नजर रखने की जरूरत है। और शुरुआती फेज में ये माना जा रहा है कि अगर आपने सावधानी बरती, आपने सख्ती बरती, तो आगे आने वाले समय में आपको जो परेशानियां हैं वो कुछ हद तक कम हो सकेगी। तो यहां लगातार हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि ओमिक्रॉन से जंग की जो तैयारी है वो कितनी नजर आती है। उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों को टेस्टिंग बढ़ाने और विदेश से आने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। और इसमें जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही हैं वहां उन फ्लाइट्स में आने वाले, खास करके उस रेड जोन से आने वाले, उन रेड जोन का मतलब यही है कि जहां पर जिन देशों के अंदर संक्रमण का खतरा ज्यादा बना हुआ है, ओमिक्रॉन जहां पर अब दस्तक दे चुका है, तो ऐसे देशों से अगर जो भी लोग आ रहे हैं
तो उनसे बचने के लिए क्या क्या कोशिशें की जानी चाहिए। आप सबसे पहले, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग, आरटीपीसीआर टेस्ट यहाँ पर उसकी संख्या बढ़ा दी है और जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक वहीं पर उनको स्टैंड बाय में रखा जाता है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ मेदांता अस्पताल से डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में है फिजिशियन डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर राकेश कपूर आपसे ही करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से और बहुत तेजी के साथ जब ये माना जा रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया के कई देशों में तबाही मचा चुका है, फिलहाल राहत भरी बात तो यही है कि भारत के अंदर अभी तक इसकी एंट्री नहीं हुई है, दस्तक नहीं हुई है और अब आगे ना हो ये तो हमारी उम्मीद है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या करना होगा? लोगों के जहन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमने जो इससे पहले के वेरिएंट देखे थे, डेल्टा, डेल्टा प्लस, बहुत हद तक वो घातक साबित हुए थे, बहुत हद तक उन्होंने तबाही मचाई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक ही ओमिक्रॉन माना जा रहा है। तो अब इससे बचें कैसे? देखिए, आपने बहुत सी बातें बहुत अच्छी अच्छी कही। जो कोरोना वायरस है और इसकी जो टेस्टिंग करते हैं और जो वैक्सीन्स बनी हैं, तो वो इसका एक एस जीन होता है जिसके जो एंटीजेनिक होता है और उसी के अगेंस्ट बॉडी में आपके जो एंटीबॉडीज बनती हैं, चाहे वैक्सीन से या इन्फेक्शन से, वो होता है। दो तरह की जीन टेस्ट होती हैं, एक एस जीन होती है, एक एन जीन होती है। ये जो म्यूटेशन हुआ है ये एस जीन में हुआ है। जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें 10 म्यूटेशंस थे और ये जो ओमिक्रॉन है इसमें 30 म्यूटेशंस हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है, जैसा आपने कहा कि एक संसाधन बचाने के लिए सब कुछ एक गवर्नमेंट की तैयारी होती है, तो सिर्फ गवर्नमेंट की तैयारी से, संसाधन से बीमारी से बचा नहीं जा सकता है। उनसे ये हो सकता है कि जब हम बीमार होते हैं तो जो प्रॉपर केयर देने के लिए गवर्नमेंट के संसाधन काम में आते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समय हमें ये पूछने का नहीं है कि सरकार मेरे लिए, हमारे लिए क्या कर सकती है। ये समय ऐसा है जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपना दायित्व तो समझना है और उसे ये देखना है कि वो क्या कर सकता है। तो अभी अगर आप देखें, जैसा आपने स्वयं कहा कि ये तो सत्य है कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है इसकी जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा है। जो भी, जैसे आप शादियों में जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, हम सब रिलैक्स हो चुके हैं, अगर एक भी व्यक्ति वहां पे संक्रमित आ जाएगा तो आप यकीन मानिए कि वो 100-200 लोग जो हैं, सबको अगर वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं तो सबको संक्रमित कर सकता है। ठीक है। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी है, जो कोविड रिलेटेड बिहेवियर्स है, मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, अगर जरूरत नहीं है भीड़ भाड़ की जगहों पे बचना और ये सोचना कि अब हमारे देश में कोविड दोबारा नहीं आ सकता है, इस भ्रांति से हमको दूर होना है। जो इस समय शादी का माहौल बहुत ज्यादा है, सब है, अगर आप जाते भी हैं तो दूरी बना के रखिए, डबल मास्क पहन के रखिए, हैंड हाइजीन का ध्यान रखिए, क्योंकि यही आपको प्रिवेंट करेगा कोरोना वायरस से या ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट होने से। अभी जो वैक्सीन्स हैं उनमें ये श्योरिटी, अभी रिसर्च चल रही है, देखा जाएगा कि वो इसके अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव होंगी। ये अभी सही ढंग से ज्ञात नहीं है। साइंटिस्ट लोग स्टडी करके बताएंगे कि ये जो हमारा वैक्सीन है कितना इफेक्टिव होगा। पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जब तक रिजल्ट ना आए हम वैक्सीन ना लगवाएं। जो संसाधन वैक्सीन वैक्सीन जरूर लगवानी है, ये पहला मैसेज तो यही है कि आपको वैक्सीन की बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये सुरक्षा का चक्र है और सुरक्षा तभी आपको मिल पाएगी। बिल्कुल, दैट इज मस्ट। हाँ, और इसीलिए बार बार कहा जाता है, चाहे वो प्रशासनिक कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे सरकार के नुमाइंदे हो, सभी बार बार ये कह रहे हैं कि आपको अगर कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से आपको कोई भी वेरिएंट आ जाए, आपको सबसे पहले वैक्सीन तो जरूर लगवानी है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। और दूसरा, आपको जो नियम बताए गए हैं, जो आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, उनका आपको पालन करना है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। केजीएमयू से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल वर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में। शीतल जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं जल्दी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, अब ये तो है कि हमने कोरोना का ग्राफ हमारे देश के अंदर थोड़ा सा कम जब हुआ तो हमने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है।
सार्वजनिक जगहों पर जाएं तो वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, कोई मास्क पहनता नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आप मॉल में जाते हैं, अगर मार्केट में जा रहे हैं तो मॉल मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब वो समय आ चुका है कि जब वापस से कोरोना एक अपनी खतरनाक स्थिति में आ सकता है, क्योंकि लापरवाह हम हो चुके हैं। और कोरोना तभी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है जब आम लोग लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं। यहीं से शुरुआत है। देखिए, शुरुआत तो बिल्कुल और बिल्कुल हमारी ही लापरवाही से होनी है। जी। कोरोना का हमें आज की तारीख में ट्रांसमिशन पता है, एक आदमी से दूसरे जाने की उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना कंटीजियस है, हम सब जानते हैं। और एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ में जब हमारा सेकेंड वेव का था, जब डेल्टा वायरस हिंदुस्तान में इतनी बुरी तरह से फैला हुआ था, जाने जा रही थी, तो लोगों में, आप दूर दराज के इलाकों में भी जाइए तो लोग एटलीस्ट मास्क लगाए हुए थे, जो कि अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोग हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लाख समझाने के बावजूद हॉस्पिटल के अटेंडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, मास्क लगवाना मुश्किल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक ये मान के चलती है, ये जो पब्लिक की तरफ से बिहेवियर नोट किया है पिछले 1.5 साल में हम लोग ने कोविड में काम करते करते, कि पब्लिक इंतजार करती है कि सरकार की तरफ से जब ऑर्डर आएगा, जब स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए बातें कही जाएंगी, तब हम मानेंगे कि कोविड आ रहा है। हाँ। और जिसमें कि तब तक बात देर हो चुकी होती है, चीजें फैल चुकी होती हैं और फिर गवर्नमेंट क्रिटिसाइज होती है। होना ये जबकि उल्टा है। हमें अपने को, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, दैट्स द सिंपल फॉर्मूला, सिंपल मंत्रा फॉर कोविड। ठीक है। आपको इस तरह की जो एयरबॉर्न डिजीज हैं, इनके में आपको प्रिकॉशन ही प्रिकॉशन रखना है। और अगर आप इतिहास देख लीजिए, पुराने जितने भी पैंडेमिक्स देख लीजिए, तो ये कोई नई चीज नहीं हो रही है कि म्यूटेंट वेरिएंट्स नए आ रहे हैं। हाँ। ये जब भी कोई पैंडेमिक फैला है, आप उसका इतिहास अगर पहले भी उठा के देखें, आज से 100 साल पहले, 70 साल पहले जितने हैं, स्पेनिश फ्लू आया है, मिजल्स आया है, इन सबका जो रहा ट्रेंड, वो 3 से 4 साल के बीच के अलग अलग वेरिएंट्स का रहा। ठीक है। तो अगर हम ये मानते कि चलते हैं कि साल 2 साल के अंदर कोविड कंट्रोल में आ गया है, तो ये पब्लिक की गलती होगी। ये मैसेज बहुत बुरी, अच्छे तरीके से और बहुत ही सॉलिड तरीके से पब्लिक में हमें एम्बेड करना है कि अभी नहीं, इस वेरिएंट के आने पे नहीं, आने वाले कम से कम 1.5 से पौने 2 साल हमको इसका बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना है। ठीक है। और बाकी चीजें तो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ ही जाते हैं। अगर आप पुराने जमाने में देखिए तो जो लाइफस्टाइल के चेंजेस थे, चप्पल पहन के घर में नहीं आना, कहीं से बाहर आ रहे हो तो हाथ पैर धो करके अंदर आना, ये बड़े रूटीन प्रोसेस थे, जो कि धीरे धीरे हमारे निगलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। जो कि पब्लिक को दोबारा से अपने ठीक है। इसमें एक चीज तो साफ है कि हमें जो वापस से पुरानी चीजें थी ना, उनको इस्तेमाल करने की, अपने जीवन में लाने की बहुत हद तक जरूरत है। हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, डॉक्टर AK सिंह वरिष्ठ हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। लेकिन शीतल वर्मा जी, मैं जरा जल्दी से आपका रुख कर लेता हूं। मैं आपसे जरा ये समझना चाह रहा हूं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने इस दौरान देखा। पहली लहर जब आई तो लोग, दुनिया के अलग अलग देश उसके सामने घुटने टेक चुके थे। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वो जब इस वायरस के सामने नतमस्तक था, तो उस वक्त क्योंकि किसी के सामने कोई आइडिया नहीं था कि इसे कैसे रोकना है, इससे बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक एक्सपीरियंस है, हमारे सामने हमारा जो इससे पहले का जो काम था वो हमने देखा था, और कैसे हमें बचना है वो सभी चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन अब उसके बावजूद भी अगर ये वायरस आता है, तबाही मचाता है, जैसा कि दुनिया के कुछ देशों के अंदर देखने को मिला है, तो ये हम मानेंगे कि सिस्टम का फेल्योर है या इसमें कमी कहाँ मानेंगे फिर? देखिए, अभी हम एक पैंडेमिक को फेस कर रहे हैं जो कि ऑनगोइंग है। काफी हद तक वो कंट्रोल में है। वो जनमानस हो, सरकार हो, पूरा विश्व हो, साइंटिस्ट कम्युनिटी हो, सबके एकाग्र प्रयास की तरफ की वजह से ही कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में है। जहां तक बात है ओमिक्रॉन वायरस की, इस वायरस ये अभी बहुत ही जल्द है, कोई भी डॉक्टर, कोई भी रिसर्चर, कोई भी साइंटिस्ट द्वारा कहना कि ये घातक है। साउथ अफ्रीका की एक जगह पर कुछ केसेस बढ़े हैं, वहां पे सीक्वेंसिंग भी हुई। एक कहीं सीक्वेंसिंग में एक कुछ वायरस एक पेशेंट से निकला, जिसमें ये निकला कि इस पेशेंट में ओमिक्रॉन वायरस है, मिला है।
WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने उसका नाम रखा ओमिक्रॉन वायरस और एक गाइडलाइंस एडवाइजरी जारी कर दी। कोई भी प्रमाण नहीं है अभी कि ये वायरस ही साउथ अफ्रीका में केसेस फैला रहा है, या ये वायरस से मृत्यु दर अधिक है, या अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है, या बहुत तेजी से फैल रहा है। हाँ। कुछ हफ्ते कुछ महीने लगेंगे कोई भी निष्कर्ष पे आने से। ठीक है। तो अभी ओमिक्रॉन के बारे में लेकिन शीतल वर्मा जी, ये जो कहा जा रहा है कि म्यूटेशन पावर इसकी बहुत तेज है, यानी कि संक्रमण बहुत तेजी के साथ। आरएनए वायरस जो होता है, आरएनए एक बहुत ही लिबाइल एक होता है, अनस्टेबल वायरस होता है। तो आरएनए वायरस जब भी रेप्लिकेट करता है डीएनए वायरस के मुकाबले, उसमें हर बार म्यूटेशंस होते हैं। ये कहना कि बहुत ज्यादा म्यूटेशंस है तो बहुत ज्यादा खतरा है, कई बार म्यूटेशन नॉनसेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशंस होते हैं जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, स्टॉप कोडॉन्स लग जाते हैं। तो अभी ये बोलना कि ये बहुत खतरनाक है, ये हमारी तरफ से गलत होगा कि एक तरह से हम दहशत या पैनिक की स्थिति समाज में क्रिएट करें। एज डॉक्टर्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के लोगों की मानसिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी स्टेटमेंट पास करें। WHO ने सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस गाइडलाइंस जारी करी है कि एक ऐसा वेरिएंट मिला है, आप लोग सतर्कता बरत, ये जिस तरह से पहले सतर्कता बरत रहे थे। एक हर कंट्री थोड़ा थोड़ा सर्विलांस करते रहे, उनके GSIED जो उनका एक ग्रुप है उस पे अपने सर्विलांस करके उस पे डिपॉजिट करता रहे। कहीं पर भी कोई अनयूजुअल केस क्लस्टरिंग दिखती है या दिखता है कि कहीं आपके केसेस बढ़ रहे हैं, तब आप WHO को नोटिफाई करें और आप उस पे करें, थोड़ा सा टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा दीजिए। ठीक है। और लोगों से एक जनरल अपील है, नॉट अ थ्रेट, एक जनरल अपील है कि प्लीज थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिए, जिस तरह से हमने पहले कोविड-19 ठीक है, इस पर मैं वापस लौटता हूँ शीतल वर्मा जी, आपके पास मैं वापस लौटता हूँ। लेकिन इसमें AK सिंह जी, ये जो कहा जा रहा है बार बार कि खतरा ज्यादा है कि कम है, ये समझना होगा, क्योंकि अब ये शीतल वर्मा जी की तरफ से कहा गया कि एक्सपर्ट इस पर अभी शोध कर रहे हैं, इस पर अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो अभी ये तय कर पाना कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, सिर्फ इसका आकलन किया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन असल मायने में सिचुएशन क्या है, लोगों को क्या। सर आपकी ऑडियो नहीं मिल रही है, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। जो ये बात डॉक्टर शीतल वर्मा ने कही वो एकदम सही कही कि यहाँ तक कि जिस एरिया में जिस डॉक्टर ने अलर्ट किया था, डॉक्टर वो अलर्टेड कि ये केसेस, ये एक वेरिएंट हो सकता है, उनका जो स्टेटमेंट आया है वो ये कि अभी तक कोई भी सिवियरिटी ज्यादा नहीं देखी गई जिस एरिया में उन्होंने देखा। तो जैसा कि डॉक्टर शीतल वर्मा ने बताया कि आरएनए वायरस है और जब भी ये रेप्लिकेट करता है, जब भी ये ट्रांसमिट होगा, इसमें म्यूटेशंस होंगे और हमने बहुत सारे म्यूटेशंस देखे। थोड़ा सा डर जरूर इस वजह से है क्योंकि जो हिंदुस्तान में सेकेंड वेव आई वो डेल्टा वायरस से आई, डेल्टा वेरिएंट से आई। डेल्टा वेरिएंट एक म्यूटेंट था और ये कहा जाता है कि वो इतना खतरनाक था, इस वजह से हमने इतनी ज्यादा केसेस और इतने ज्यादा डेथ्स देखे। ये सारी अथॉरिटीज बहुत ज्यादा कंसर्न हैं और इस पे हम लोग बहुत ज्यादा कॉशियस हैं क्योंकि हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस डेल्टा वायरस वेरिएंट से था, ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, ये फैलेगा ज्यादा, लेकिन क्या ये वाकई सीरियस इलनेस करेगा? बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। इसीलिए मैं इसी चीज को जरा समझ रहा हूँ। डॉक्टर राकेश कपूर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये अगर म्यूटेशन अगर तेजी के साथ होता भी है तो उतना ज्यादा घातक होगा क्या, क्योंकि वैक्सीन भी लग चुकी है लोगों को? नहीं, देखिए, जो डॉक्टर शीतल वर्मा ने कहा, ये प्रिडिक्ट करना कितना घातक होगा अभी हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन दुश्मन, चाहे छुपा हुआ दुश्मन हो या सामने दुश्मन हो, सबसे जरूरी चीज जो मैंने कही कि जब तक ये प्रिडिक्शन नहीं आता है, हमें नहीं पता चलता है कितना घातक है, वैक्सीन इसके अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव होगी, क्या कोई एंटीवायरल एजेंट्स आएंगे जो कोविड के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगे, तब तक जो मेरा कहना है कि पैनिक मचाने की नहीं जरूरत है, लेकिन प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी, डॉक्टर जितेंद्र जी ने कहा कि प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम प्रिकॉशंस लेते रहें, जनमानस में अगर ये जागरूकता आती है कि जो हम लोगों ने इस पीरियड में जब मास्क लगाया, जो कोविड बिहेवियर प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, तो ऐसा नहीं है कि हम कोविड से ही हमने अपने को बचाया। आपने देखा होगा ट्यूबरक्लोसिस की रेट्स कम हुई, एस्थमा की कम रेट्स हुई। तो ये जो मैं कह रहा हूं, एक डिसिप्लिन बिहेवियर जब आप रखेंगे तो हम कोरोना से तो बचेंगे ही,
चाहे कोई वेरिएंट आए। हम लोगों का एक्सपीरियंस सेकेंड वेव में आपने देखा कितनी मॉर्टेलिटीज हुई, कितने लोग इफेक्ट, तो इवन ओमिक्रॉन कितना जो है घातक होगा वो जब पता चलेगा देखा जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि अगर घातक नहीं भी है, अगर वो फ्लू की तरह भी इफेक्ट करता है और हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो उसमें नुकसान क्या है। तो पैनिक नहीं मचाना है, मैं नहीं कह रहा हूं एकदम से हम सब पैनिक हो जाएं, हाँ। लेकिन अगर हम घर से निकल रहे हैं, कोविड रिलेटेड बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें नुकसान क्या है, उसमें आपका क्या एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है और आप एक बीमारी से बच सकते हैं सर। लेकिन उसके दूसरी ट्रांसमिशन चीज से हमने बच ये भी तो सकते देखी है हैं। ना डॉक्टर राकेश कपूर साहब, दूसरी चीज हमने ये भी देखी है कि जब कोरोना अपने पीक पर था तभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क का इस्तेमाल बहुत हद तक किया था, लेकिन उसके बाद जब जैसे ही ग्राफ कम होता है लोगों में लगता है कि थोड़ा सा खतरा कम है तो निश्चिंता तो बढ़ जाती यही, है। तो भय बिन होए ना प्रीत। तो हाँ। जब तक भय नहीं थोड़ा सा आप दिखाएंगे हाँ। तो प्रीत होएगी नहीं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, आपके दिमाग में भय रहना चाहिए। अगर एक बार ये फैल गया फिर हम प्रिकॉशंस लेंगे, लॉकडाउन लगेंगे, बच्चों को फिर मैं घर से मैं आप ऑनलाइन क्लासेस, तो वो स्टेज अभी हम क्यों आने दें। हाँ। हम उसके प्रिकॉशंस लें, और प्रिकॉशंस कोई ऐसे नहीं है जो बहुत कष्टकारी होंगे। हाँ। आप भले ही बाहर जा रहे हैं, अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ से बचें, हम स्वयं समझें भीड़ ना लगवाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इतना बड़ा कोई सजा होगी जनता को हाँ। कि उससे उनको कोई बहुत नुकसान होगा। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी कि जब तक वायरस के इन स्ट्रेन्स या और आगे जो नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स आएंगे उनके बारे में पता लगे कितना वो जो है नुकसानदेह हो सकते हैं, तो वो पार्ट साइंटिस्ट बताएंगे। लेकिन ठीक है। मेरी प्रार्थना है कि आप कोविड बिहेवियर प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है। जो वैक्सीनेशन अभी है उसको हम लगाते रहें, सरकार को अपना काम करने दें। जो सर्वेलेंस होता है, लोग बाहर से आते हैं, वो सब वो सरकार के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। लेकिन अगर हम अपने को जागरूक रखेंगे तो हम बीमारी से बच ठीक है। सकते हैं। अब वापस से वही सिचुएशन बन चुकी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जब शुरुआत में हमने देखा था कि सरकार बार बार ये एडवाइजरी जारी कर रही थी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको मास्क लगाना है, आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करके रखना है, जरूरत पड़े तभी आपको अपने घर से बाहर निकला है। लेकिन अब तो निश्चिंतता लोगों में इतनी ज्यादा है कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते चले जा रहे हैं। हमने वो दौर भी देखा जब दूसरी लहर के तुरंत जैसे ही ग्राफ थोड़ा सा कम होता है उसके तुरंत बाद ही लोग छुट्टी मनाने के लिए निकल जाते हैं, और आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं। तो अब वापस से लोगों को समझाना, ये कितनी बड़ी चुनौती आपको नजर आता है? लोगों को ये समझाना कि एक बड़ा खतरा आ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं, तो उससे पहले ही आपको बहुत हद तक सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए साहब, ये इतनी बड़ी चुनौती है समझाना, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसको एक छोटे से दूसरे एंगल से भी देखा जाए और पब्लिक को ये बात बताई जाए कि डेल्टा वायरस में हम कितना झेले, पब्लिक ने देखा। लेकिन अब ये ओमनी वायरस के लिए कहा जा रहा है कि ये उससे ज्यादा कंटेजियस है। कितना सीरियस है नहीं है एक अलग इश्यू है। आप हमारी पॉपुलेशन को देखिए, अगर हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी इन्फेक्ट हो गया तो आपका मेडिकल सिस्टम, कोई सरकार कितना भी बना ले, वो इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। 17 घंटे ओपीडी चल रही थी जब अप्रैल में ये हाल हो गया था, और अगर ये वेरिएंट उससे 10 गुना ज्यादा या 6 गुना ज्यादा या 2 गुना ज्यादा भी कंटीजियस है, तो आप सोचिए अगर मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं भी पड़ती है तो लोगों को डॉक्टर के कंसल्टेशन की जरूरत तो पड़ेगी। बिल्कुल। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कितने डॉक्टर कितनी कंसल्टेशन दे पाएंगे। इसलिए पब्लिक को यह समझना बहुत जरूरी है और पब्लिक को यह समझाना बहुत जरूरी है कि फैलने से पहले रोक लो, क्योंकि उसके बाद चीजें प्रोवाइड करना, चीजें आपको मैनेज करना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर कर पाना नियरली असंभव है। फिर अफरा तफरी फैलती ही है। ठीक है। और फिर उसके बाद सारे इल्जाम लगते हैं डॉक्टरों के ऊपर, सरकार के ऊपर और सबके ऊपर, जबकि ये पब्लिक को समझना होगा कि अगर एक छोटी सी पॉपुलेशन भी अगर हमारी इसमें इन्फेक्ट हुई तो उसके बाद फिर वही हाल होगा। ठीक है। डॉक्टर ए.के. सिंह जी, हमने शुरुआत में पहली लहर के दौरान देखा कि वेंटिलेटर्स की कमी, बेड की कमी, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी, फिर उसके बाद ये ब्लैक फंगस जैसे एक तरीके की परेशानी सामने आ जाती है। अब क्या लगता है कि हमें और किन चीज़ों को फोकस सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है अगर
ऐसे वायरस को लेकर के, जिसका म्यूटेशन बहुत तेज़ी के साथ फैल सकता है, बहुत तेज़ी के साथ वो संक्रमित कर सकता है लोगों को। तो इसके लिए अब बहुत ज़्यादा हमें बुनियादी चीज़ों को कैसे मजबूत करना है और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? अगर आप देखें पहली वेव और दूसरी वेव में जो फ़र्क आया वो ये कि मेडिकल सर्विसेज दूसरी वेव में बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी, एकदम लबालब भर गई थी। सर्विसेज दे पाना इसलिए मुश्किल था, जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये कहा कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हम उस सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें शहर बसाने पड़ेंगे। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें एक पूरा शहर हॉस्पिटल का बसाना पड़ेगा, तब हम सर्विसेज दे पाएंगे। लेकिन अब पिछले वेव और इस वेव में ये फ़र्क ज़रूर आया है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस बात का प्रसार किया कि जो भी हॉस्पिटल्स चाहें अपने ऑक्सीजन प्लांट्स लगवा दें, और वो ऑक्सीजन प्लांट्स वर्क कर सकते हैं, ऑक्सीजन जनरेटर्स हॉस्पिटल के अंदर। और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी भी प्राइवेट भी, जहाँ पर ये हुआ है। तो बुनियादी सर्विसेज हेल्थ की अगर आप देखें तो सेकेंड वेव के आने से बहुत सारे नुकसान हुए, लेकिन एक फ़ायदा भी हुआ कि सरकार के जो है निगाह में मेडिकल सर्विसेज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनकर निकली, और उसमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई, रिलैक्सेशन कर दिया गया लोन्स में, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए, जनरेटर्स लगाने के लिए हॉस्पिटल में, और इसकी वजह से और कई सारे फंक्शनल भी हो गए हैं अब ऑक्सीजन प्लांट्स। तो जितनी मारामारी हमने पीछे देखी शायद उतनी हम ना देखें, लेकिन अगर वाकई सिवियरिटी ज्यादा आती है और हम 1% पॉपुलेशन भी हमारी सिक होती है तो वो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो जो बेसिक्स थे पिछली बार के लिए, पहले वेव के लिए, सेकेंड वेव के लिए, वही थर्ड वेव के लिए भी हैं कि अगर ईश्वर ना करे हम वो थर्ड वेव देखते हैं तो उन्हीं बुनियादी सर्विसेज को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं डॉक्टर शीतल वर्मा आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा गया था कि केसेस कोरोना के कम सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग कम हो गई है, और इसको लेकर के विपक्ष ने भी बड़ा हंगामा किया था और इसी को लेकर के सवाल किया था कि सरकारों के द्वारा टेस्टिंग कम कर दी गई है इसलिए केस कम आ रहे हैं। तो अब वापस से जब, क्योंकि बहुत हद तक सख्ती बढ़ा दी गई है और ये बार बार कहा जा रहा है कि टेस्टिंग की प्रक्रियाओं को तेज कर दिया जाए, तो वापस से केस इंक्रीज होने की संभावनाएं तो बढ़ जाएंगी। अब शीतल वर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, टेस्टिंग का बढ़ाने के लिए सरकार ने जो बोला है वो बहुत ही अच्छा कदम है। जो भी पेशेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के जिनको हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होता है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होता है, उनकी टेस्टिंग बिल्कुल होनी चाहिए और हो भी रही थी। उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग जरूरी है। एसिम्प्टोमेटिक में भी बहुत लार्ज स्केल पे नहीं, बट हाँ कुछ पॉकेट्स में कुछ स्पेशल मतलब कुछ जगहों पे आपको करने की जरूरत नहीं है कि एसिम्प्टोमेटिक हमारे लिए कितने हमारे पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं। तो टेस्टिंग तो प्रक्रिया हमेशा ही रहनी चाहिए, एटलीस्ट जब तक हमारा ये पैंडेमिक, जब तक सीजनल इन्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। हमारे जितने भी माननीय पैनलिस्ट हैं सभी ने बहुत अच्छा बताया कि आपको प्रिकॉशंस लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो आप बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका पालन करिए। बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिसने वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो कृपया करके वैक्सीनेशन ले ले और पैनिक ना करे। समाज में एक दूसरे को हम लोग यही सिखाएं कि बट हम लोग को भाई हाथ वॉश करने में कुछ जाता नहीं है। आप बहुत सारी डायरियल बीमारियां और बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बच के रहेंगे। तो उसी तरीके से हमें बस सरकार की जो भी सरकार गाइडलाइंस जारी करती है उसका अनुपालन करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है, अपने आप चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। डॉक्टर राकेश कपूर सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आरटीपीसीआर टेस्ट और टेस्टिंग अगर बढ़ती है तो अपने आप जो कोरोना संक्रमित जो केस हैं वो अपने आप बढ़ते चले जाएंगे, तो वापस से यही सिचुएशन बन जाएगी कि सर देखिए बहुत तेजी के साथ ग्राफ बढ़ रहा है। नहीं, देखिए जैसा अभी डॉक्टर शीतल ने खुद बताया कि हमारे पास 2-3 तरह के मरीजों में टेस्टिंग की आवश्यकता होती है। पहला तो वो हुआ कि जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, सिम्टम्स हैं, तो उनको तो टेस्ट करना आवश्यक होता है। एसिम्प्टोमेटिक के लिए यूजुअली जो लोग कांटेक्ट में आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर में एक पॉजिटिव आया मरीज और वो और घर के लोगों के कांटेक्ट में है, तो जो लोग उसके कांटेक्ट में आए हैं वो अगर एसिम्प्टोमेटिक भी हैं तो उसको टेस्ट कराया जाता है ये देखने के लिए कि वो फर्दर बीमारी को ना फैलाए। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो एटलीस्ट उनको आइसोलेट करा जाता है कि वो अपनी सोसाइटी में या आसपास जहां जाते हैं वो इन्फेक्शन को ना फैलाएं। तो वो एक तरह से प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव मेजर होता है। जैसे
जो लोग बाहर से आए, तो ठीक है। वो पहले अगर पॉजिटिव आए तो ये देखा जाता है कि वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आए, फिर उनका सर्वेलेंस करके उनको चेक किया जाता है, उनको आइसोलेट करा जाता है। तो इस तरह से हम बीमारी को बढ़ने से रोकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मरीज जो होते हैं उनकी टेस्टिंग, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सही कहा कि अगर हम जैसे जब जुकाम होता है, फ्लू होता है, तो हो सकता है बहुत से लोग एक नॉर्मल फ्लू के पेशेंट्स होते हैं, तो एसिम्प्टोमेटिक में कराना ये सरकार की व्यवस्थाओं पे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एसिम्प्टोमेटिक मरीज, जैसे अस्पताल में अक्सर मरीज बिल्कुल फिट है, सर्जरी के लिए लेने से पहले कोविड कराया, पॉजिटिव आ गया, उसमें वायरल लोड बहुत कम होता है, तो वो मरीज को फिर हमें आइसोलेट करना पड़ता है और हमें राय देनी पड़ती है कि भाई तुम आइसोलेट हो जाओ, और घर के और लोग जो तुम्हारे कांटेक्ट में नियर आए हैं उनका भी टेस्टिंग करा के उनको भी हम आइसोलेट हफ्ते 10 दिन के लिए कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरे जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे मैंने बताया, उनकी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, वो कितनों से कांटेक्ट में अगर आए, तो उससे हम एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग से डिजीज की स्प्रेड को हम रोकते हैं। लेकिन जो सिम्प्टोमेटिक मरीज होते हैं उनको टेस्ट करके फिर हम उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पे ठीक है सर, मैं इसमें एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि अब हमारे देश की सरकार को करना क्या चाहिए, क्योंकि इस पे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ही इसमें एडवाइस देते हैं, बताते हैं कि कितना ज़्यादा खतरा है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे भारत के आसपास के जो देश हैं, कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने जितनी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर ये उत्पन्न हुआ है, जहाँ पर खतरा ज़्यादा बना हुआ था, तो वहाँ से आने वाली जितनी फ्लाइट्स हैं उनको रोक दिया गया। तो क्या आपको नजर आता है कि अभी फिलहाल भारत के अंदर तो नजर बनाने के लिए कह दिया गया है, आपको लगता है कि रोक देना ये पहले से प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर होगा? डेफिनेटली देखिए, यही सब प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं कि अगर आप शुरुआत देखें कोविड की, तो आपने जैसे वुहान या चाइना का जो था, और वहीं से लोग जो इटली में काम करते थे चाइना होके आए थे, तो इन्फेक्शन का स्प्रेड तो वहीं से होना शुरू हुआ। अगर एक मान लीजिए ये वेरिएंट वाला मरीज आता है और वो 100 लोगों से मिलता है, पार्टीज में जाता है, शादी में आया हुआ है, तो वो अगर 100 लोगों के बीच में अगर क्लोज, अब जाड़े का मौसम है, जैसे ज्यादातर शादियां, बारात, पार्टीज ये क्लोज्ड इन्वायरमेंट में होती हैं, तो वो अगर लोग प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो वो इसका जो ओमिक्रॉन जैसा कह रहे हैं कि इसकी इन्फेक्टिविटी या ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है इवन डेल्टा वेरिएंट से, तो वो सबको इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमारा सिर्फ, जैसे और भी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, पैनिक मत मचाइए, बट डेफिनेटली कोरोना है, वो इन्फेक्ट कर सकता है, ये वेरिएंट का ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है, वो कितना नुकसान पहुंचाएगा, वो कितना डिजीज की सिवियरिटी बढ़ाएगा, ये एक रिसर्च या एक जो पैनल, जो और सरकारी पैनल्स आईसीएमआर हैं और जो उनके होते हैं कोविड रिलेटेड टीम्स हैं, वो ये आपको गाइडलाइंस अपनी जारी करेंगे। WHO ने भी यही कहा है कि वी हैव टू बी केयरफुल। तो ये जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं, ये शासन अपने स्तर पे लेगा, लेकिन हम लोगों को भी अपने स्तर पे जागरूक होकर प्रिकॉशंस ठीक है, जागरूक रहने की जरूरत है और आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। लेकिन डॉक्टर शीतल वर्मा, एक चीज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीन लगवा ली है, दोनों वैक्सीन की डोज उनकी कंप्लीट हो चुकी है, वो ये मान करके चल रहे थे कि सुरक्षा का जो चक्र है वो उनका कंप्लीट हो चुका है, अब वो कोरोना से बच पाएंगे, बहुत हद तक जो है सावधानी उनको बरतनी होगी। लेकिन दुनिया के कई देशों के अंदर अब इस बात को लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं कि वैक्सीन तो उपलब्ध करा दी लोगों को, अपने नागरिकों को, लेकिन अब इस नए वेरिएंट की वजह से दोबारा से शोध शुरू हो रहे हैं कि क्या वाकई में उस नए वेरिएंट के ऊपर कारगर साबित होगी। अब ऐसे ही सवाल भारत में भी शुरू हो गए हैं। आपको क्या नजर आता है कि भारत निर्मित जो वैक्सीन है, या जो सबसे ज्यादा संख्या में भारत के लोगों को वैक्सीन लगाई गई, वो कारगर रहेगी इस वेरिएंट के ऊपर? देखिए, भारत की सरकार और भारत के वैज्ञानिकों की एक मेहनत है, जो कि हमारे देश में आप देखिए तो वैक्सीन प्रोडक्शन से लेके वैक्सीनेशन रेट बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत ही पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह से कराया गया है और अभी भी चल रहा है। वैक्सीनेशन लेके लोगों को अंदर ये नहीं होना चाहिए कि हम वैक्सीनेटेड है तो हमारे को कोई डर नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी ये कहना भी बहुत अर्ली होगा, अभी इसके लिए एटलीस्ट 1 महीने 1.5 महीने पूरे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, चाहे जितने भी मेडिकल एजेंसीज हैं, वो इसको कंसर्न, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसको एपिडेमियोलॉजिकली स्टडी करेंगी, तभी कोई निष्कर्ष पे आ पाएंगी कि वैक्सीन कारगर है कि वैक्सीन कारगर नहीं है। हम लोग जो भी इंडिया में रह रहे हैं, हम लोगों का यही इस वक्त जो हम कर सकते हैं कि भाई हम सरकार की जो अपील है उसको माने और वैक्सीनेशन जिस रेट पे हो रहा है उसको होने दें, और ज्यादा से ज्यादा
एज अ डॉक्टर्स और एज अ मीडिया फ्रेटर्निटी सबसे अनुरोध यही रहेगा कि और ज्यादा लोग जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं उनको भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हमने देखा है कि वैक्सीनेशन वाले जो लोग हैं उनमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज और हॉस्पिटलाइजेशन काफी कम रहा। तो इसका डेफिनेटली कोई भी और दूसरा वायरस भी आएगा तो उस पर वैक्सीन कहीं ना कुछ इफेक्टिव जरूर रहे। ठीक है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ तो फायदा आपको जरूर मिलेगा। आप जो सीरियस केसेस हैं वहां तक, उस स्टेज तक कम से कम नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले आप ठीक हो सकते हैं। यही इस वैक्सीन का फायदा जरूर माना जा रहा है। लेकिन AK सिंह जी, अब ये कहा जा रहा है कि अब वैक्सीन जो है वो बहुत हद तक कारगर तो साबित होगी, लेकिन शादी समारोह के अंदर, क्योंकि अब शादियों का समय भी है, बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में अब वापस से कुछ सख्ती करने की जरूरत है, चाहे देश की सरकारों को या अलग अलग राज्यों की सरकारों को, इस पर एक वापस से गाइडलाइन। क्योंकि हमने देखा था कि लॉकडाउन और जब उसके बाद कोरोना संक्रमण का दौर था, उस वक्त शादियों पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, बहुत लिमिट में लोगों को वहां पर शामिल होने के लिए कहा गया था। क्या वापस से वही सिचुएशन है कि अगर शादी या कोई भी ऐसी सोशल गैदरिंग होती है तो उसमें हमें कुछ लिमिटेशन कर देनी चाहिए? ये सवाल थोड़ा कठिन है, हाँ। क्योंकि जो भी सरकार फैसले करती है, ठीक है ना, वो डर के बेसिस पे नहीं करती। वो साइंटिफिक गाइडलाइंस, साइंटिफिक कमिटीज जो हैं उनके रिकमेंडेशन पे करती है। तो अभी WHO ने इसे स्ट्रेन ऑफ कंसर्न कहा है। उन्होंने इसके लिए 3 ही चीजें बोली हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, ट्रांसमिशन को मिनिमाइज करना है और रिपोर्ट करना है, और वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाना है। अभी उन्होंने ये 3 रिकमेंडेशंस दिए हैं। अभी WHO की तरफ से या किसी भी और साइंटिफिक रिसर्च शोध में ये नहीं पाया गया कि हमें लॉकडाउन जैसी स्थिति की तरफ जाना है या बहुत सिवियर गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना है। सोशल गैदरिंग जहां पर भी हो रही है, चाहे वो सार्वजनिक जगह, बाजार हो, मॉल हो, वहां पर जब हम इस चीज के बारे में बात करते हैं तो सरकार के पास 2 दुविधाएं होती हैं। एक दुविधा ये होती है कि हमें इस हेल्थ इशू को कंटेन करना है, और दूसरी दुविधा ये होती है कि हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो हमारे रोजमर्रा के काम पे चलती है, हम जो रोज करते हैं उससे चलती है। और जो चाहे वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फूड, जो खाद्य आपूर्ति और इन सब चीजों के बारे में अगर आप देखें तो हम लोग पूरा विश्व नेगेटिव की तरफ गया है। तो ये यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है वो डॉक्टर राकेश कपूर ने कही कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चीजें हमें पता है कि ये करने से फायदा होता है, सबसे पहले उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। जैसे मास्क पे सख्ती जरूरी है, मास्क पे सख्ती कर दी जाए। हैंड वॉशिंग एक जरूरी चीज है। अस्पतालों में या कहीं भीड़ भाड़ की जगहों पे भीड़ भाड़ कम कर दी जाए, जैसे कि पार्क हो गए, ठीक है, खुली जगह है, यहाँ पे फिर भी लोग रह सकते हैं, पर सिनेमा हॉल्स हो गए या फॉर दैट सेक मॉल्स हो गए, वहां पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन शायद अभी लाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। अभी जो WHO और साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में दे विल कम आउट विथ फ्यू थिंग्स, कि वो बता देंगे कि किस तरीके का है, शायद उससे पहले भी आ जाए। हाँ। अभी हिंदुस्तान में एक भी ओमाइक्रॉन का केस जो है रिपोर्टेड नहीं है। हाँ। अगर हमारे पास अभी एक भी केस रिपोर्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे बाहर से। ये बात तय है, ये बात पक्की है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं ये म्यूटेशन हुआ है। तो अब हमारे लिए जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लानी है वो अपने यहाँ लाने की जरूरत नहीं है उतनी, जितनी लाने की जरूरत है एयरपोर्ट्स पे, ट्रांसपोर्ट वाले एरियाज पे, कि हम वहां पे उन रेस्ट्रिक्शंस को अच्छे से लागू कर सके। शायद जो विदेशों से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़े। RT-PCR मैंडेटरी कर ही दिया है गवर्नमेंट ने। अभी आप जब ये रिक्वेस्ट आई थी तो उसके पहले मैं पढ़ रहा था कि जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं। उसमें जो एयरपोर्ट पे चेंजेस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। तो हमें बेसिकली अब वही जो पुराना प्रिंसिपल था कि अब ये बाहर से आएगा हमारे पास, तो हम उसको अगर कंटेन कर ले गए, अगर हम उसको रोक ले गए तो हम कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अभी उतना बड़ा रेस्ट्रिक्शन लॉकडाउन उतना जैसा, बड़ा, हाँ ठीक है, लॉकडाउन नहीं, लेकिन सोशल गैदरिंग जहां पर भी है, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो अलग अलग सोशल प्लेसेस हों जहां पर जाकर के लोग खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, बाजार हो, मार्केट हो, वहां पर कुछ हमें
डॉक्टर राकेश कपूर, क्या ऐसा लगता है कि हमें कुछ और सख्ती कर देने की जरूरत है ताकि सोशल गैदरिंग जो हो रही है, होने जा रही है, उसको हम कुछ थोड़ा सा लिमिटेशन उस पर बना सकें ताकि जो खतरा है वो कुछ हद तक कम हो पाए? देखिए, सख्ती तो आपने देखा, नियम हमेशा बने होते हैं। अभी भी हमको मालूम है, कोविड बिहेवियर प्रोटोकॉल फॉलो करना, नियम सब बने हुए हैं। सख्ती जो आपने कहा, वो जब तक पब्लिक में जागरूक नहीं होगा, जनमानस के अंदर अगर ये भावना नहीं पैदा होगी, तो ये डंडे के जोर पे आप मास्क नहीं लगवा सकते हैं। जैसे आपने टीवी शोज में दिखाते हैं कि मास्क मुंह के नीचे किए हैं, पुलिस वाला पूछ रहा है, जब कुछ पूछ रहा है, बोले हम भूल गए, ऊपर कर में भूल गए। फाइन लगाना, ये करना, इलेक्शन ईयर है, तो सरकार कई जगहों पे इतना इफेक्टिवली, जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी, इफेक्टिवली शासन चाहे जितना स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जब तक हम आप पुलिस वाले को देख के हम मास्क ऊपर कर लेंगे, जहां हम आगे बढ़ेंगे फिर मास्क नीचे कर लेंगे। हाँ। तो ये पब्लिक में अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। और जैसा हमारे सब पैनलिस्ट बार बार ये बात कह रहे हैं, सरकार को अपना काम करने दीजिए। जो हमारी, जो एक जॉन एफ कैनेडी का था, डोंट आस्क व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। तो इस समय आवश्यकता है, हम इस बीमारी से बचने के लिए हम सरकार के कैसे भागीदार हाथ से हाथ बढ़ा के आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम इस पे कंट्रोल कर पाएंगे। हमें पैनिक नहीं मचाना है, ये भी सत्य बात है। अगर हमारे में सिम्टम्स हैं तो हम स्वयं अपने को आइसोलेट कर लें, भले ही वो सिंपल फ्लू भी हो, तो इससे हम बहुत सी बीमारी जो फैलने से बचा सकते हैं। यही अभी जो है सबसे रामबाण मेथड है। ठीक है सर, मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि हमने देखा कि जब भी नया वेरिएंट आता है कोरोना का, तो उसके कुछ नए लक्षण जुड़ जाते हैं। अब लोग ये समझना चाह रहे हैं कि अगर ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट कोरोना का जो सामने आया है, इसके कुछ नए लक्षण, कैसे इसकी पहचान हो पाए, कैसे कोई समझ पाए कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो लक्षण है वो उसके अंदर नजर आते हैं, ये कैसे पता चलेगा सर? नहीं, देखिए, अभी तो आपने देखा जब फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव जब डेल्टा आई, तो उसमें ये पाया गया कि रेस्पिरेटरी तो ज्यादा होता ही है, कार्डियोमायोपैथी भी हुई लोगों को, और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए। तो ये तो अभी जब ये वेरिएंट, इस पे रिसर्च होके, इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स होके देख के तब पता चलेगा। लेकिन ये तो हमें मानना है कि ये जो वायरस इन्फेक्शन है, प्राइमरली ये लंग को इन्वॉल्व करेगा, और उसके अलावा हमारे चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, कोई भी पार्ट इससे अफेक्ट हो सकते हैं। या अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो उसमें जो एक SIRS जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, वो हो सकता है। तो हमको इस पे नहीं गंभीर होना चाहिए कि किसको किसको इन्वॉल्व हो सकता है। ये आपके समस्त ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है। इसमें म्यूटेशन, जैसे डॉक्टर शीतल ने कहा, मिलते रहेंगे। अभी हम इस पैंडेमिक में हैं, जब तक ये एक सीजनल फ्लू, जैसे आप याद कीजिए H1N1 3-4 साल पहले सडनली बहुत आया, उस समय मैं PGI का डायरेक्टर था और हमको नया वार्ड भी खोलना पड़ा। बट अब H1N1 की इतनी सीवियरिटी नहीं है, इट हैज बिकम लाइक अ सीजनल इन्फेक्शन। तो ये देखिए, जो होता रहेगा वो होता रहेगा। सबसे पहले अपने को बचाइए। आप अपने घर में चोरी ना हो तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। हो सकता है उसके बाद भी चोरी हो। और जैसा बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मैं स्वयं, मुझे पूरे वैक्सीन दोनों डोज लगे थे, उसके बावजूद मैं सेकेंड वेव में इन्फेक्ट हुआ कोरोना से, बट सीवियरिटी कम हुई। तो वैक्सीन के बाद हो सकता है उतना सीवियर इन्फेक्शन ना हो। तो हमें प्रोटोकॉल्स कृपया करके हमको जागरूक होना है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बाकी सरकार जो अपना काम कर रही है वो सजग है, WHO इन्वॉल्व है, विश्व सरकार अपना काम करेगी, लेकिन अपनी जो जनता है, जो देश के नागरिक हैं, प्रदेश के लोग हैं, उन सभी को अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी होगी। सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन भारत इस नुकसान से बच पाए, इसके लिए इससे तैयारियां करनी है और इसी को लेकर के हमने आप तक की जानकारी पहुंचाई है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।